हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट से आगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाया था, लेकिन अब हम करेंगे कि यूरिन का कंसंट्रेशन कैसे होता है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने किया था कि पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन अगर बात हुई थी हेनलेज लूप की, तो हेनले लूप का बेसिकली काम होता है यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन बनाना, यानी कि हमारी बॉडी से कम पानी को बाहर फेंकना। सो यही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टर्म 2 में वो पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो ये 3 टॉपिक्स हैं: यूरिन फॉर्मेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो भी हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं बेटा शिवांगी शर्मा, मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने बेटा 90+ रिजल्ट लेकर के दिखाया है। तो चलिए अब आपकी भी तैयारी है, सो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एबनॉर्मल यूरिन। लास्ट क्लास में हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा, लेकिन अब ये जो यूरिन बना है ये होता कैसे है, यूरिन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। नाउ अगर यूरिन सही तरीके से नहीं बने, मैं जैसे कह सकती हूँ एबनॉर्मल यूरिन, तो वो कैसा कैसा हो सकता है। देन बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म करेंगे, यही आपका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है बाय द हेनले लूप। देन बेटा विल टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें याद कीजिए मैंने एल्डोस्टेरोन, EDH के बारे में छोटी सी लाइन लिखी थी। आज उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन बेटा विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ सबसे पहले जानते हैं कि यूरिन कैसा होता है। तो यूरिन अब बन तो गया, लेकिन यूरिन की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो सबसे पहले वी हैव सीन दैट कि हमारी बॉडी का जो फिल्टर है, कितनी बॉडी फिल्टरेट बनाती है, सो दैट इज 180 लीटर पर डे। दिस इज द फिल्टरेट दैट आवर बॉडी प्रोड्यूसेस। बट ये बेटा फिल्टरेट है, अभी इसमें से बहुत सारी चीजें रीएब्जॉर्ब होनी है और बहुत कुछ अभी भी जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट रह गया वो बेटा इसमें सिक्रीट हो जाएगा ट्यूब्यूल्स में, और फाइनली आपका यूरिन बनेगा। यूरिन बेटा एक्चुअली आपका कहाँ पे बनता है, तो इसमें से आपकी बहुत सारी रीएब्जॉर्प्शन होगी, कुछ सिक्रीशन होगी, एंड फाइनली लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में आपका एक्चुअली में कहलाएगा यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन को कलेक्ट करता है, तो काफ़ी सारे नेफ्रॉन से उसने अपना सिस्टम कलेक्ट कर लिया, मतलब अपना फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी कलेक्टिंग डक्ट में से भी बेटा यूरिया निकलता है। अब आप बोलेंगे मैम यूरिया क्यों निकलता है, यूरिया तो हमें बॉडी से बाहर फेंकना है। सो हम देखेंगे कि इसमें से यूरिया भी निकलता है। उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट में से फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। देन बेटा फाइनली यूरिन बनता है। नाउ यूरिन जो हमारी बॉडी में बनता है दैट इज अराउंड 1.5 to 1.8 लीटर पर डे। अगर मैं इसकी pH की बात करूं तो इट इज 6, दैट इज इट इज स्लाइटली एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइट एसिडिक है। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इट इज़ 1.015 to 1.020, ये NCERT में दिए है तो आपको पता होना चाहिए। कलर बेटा अगर मैं नॉर्मल यूरिन की बात करूं तो ये पेल येलो होता है, क्योंकि इसके अंदर यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। ये यूरोक्रोम कहाँ से आता है, फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में तो डिग्रेडेशन हो रही है उसकी, तो उसमें से जो यूरोक्रोम है और यही बेटा उसको कलर इम्पार्ट करता है यूरिन को। जो स्मेल है वो काफ़ी पंजेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोनोट। नाउ कभी कभी आपने देखा है कि यूरिन को अगर क्लियर नहीं किया जाए, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स में अक्सर लोग ऐसा गंदा काम करते हैं, दिस इज़ वेरी बैड।
तो वहाँ पे क्या होता है, यूरिन छोड़ करके चले जाते हैं, दे डू नॉट क्लीन, और वाटर उसके ऊपर नहीं डालते, तो बेटा वो वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और ज़्यादा आती है और अमोनिया जैसी स्मेल आती है। सो दैट इज द स्टैंडिंग यूरिन की स्मेल। तो वो बेटा एरोमेटिक स्मेल होती है, पंजेंट होती है, इट इज द स्मेल ऑफ अमोनिया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी यूरिया है बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करके उसके ऊपर एक्शन करके उसको अमोनिया में बदल देते हैं, जिसकी वजह से पंजेंट स्मेल आती है। देन अगर मैं यहाँ पे इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पानी है, 95% इसमें पानी है, 2.6% यूरिया, इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, क्रिटिनिन होता है, हिप्यूरिक एसिड, तो ये मैंने आपको बताया था। वैसे तो हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड और बेटा क्रिटिनिन और हिप्यूरिक एसिड भी होता है। नाउ कितना एक्सक्रीशन करते हैं हम यूरिया का, दैट इज 28 ग्राम पर डे। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं करे, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सिक्रीशन नहीं हो रहा ठीक से, फिल्टरेशन नहीं हो रहा, तो यूरिन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इन्फेक्शन होता है या कोई भी चीज़ होता है तो हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं। तो जब यूरिन का टेस्ट होता है तो यूरिन में कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं, उससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज आया है यूरिन में, तो अगर बेटा ग्लूकोज आया है यूरिन में, इस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अगर आपको याद हो 100% ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये यूरिन आपका ग्लाइकोसूरिया कंडीशन, वेयर आपका यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। और ये अक्सर डायबिटीज पेशेंट में देखा जाता है, जो शुगर की बीमारी होती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। एक और चीज होता है बेटा, देयर इज वन मोर थिंग विच इज डायबिटीज इंसिपिडिस। ये कंडीशन है जब लॉट ऑफ वाटर का रिमूवल हो, मतलब बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन में काफ़ी सारा पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन हो सकती है। वो कंडीशन बेटा आपकी डायबिटीज इंसिपिडिस होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लो एडीएच। तो आपने पढ़ा है हार्मोन्स बेटा, हाइपोथैलेमस में बनता है एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है हार्मोन। तो ईडीएच क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अगर हमारी बॉडी में एडीएच सही मात्रा में सिक्रीट नहीं हो रहा, उस कंडीशन में एडीएच वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं करा पाएगा और आपका काफ़ी सारा पानी यूरिन में निकलेगा। दिस कंडीशन इज डायबिटीज इंसिपिडिस। नाउ कीटोनूरिया, कीटोनूरिया एक प्रॉब्लम है, ये जब कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में से निकलते हैं। ये बेटा अक्सर उस कंडीशन में देखा जाता है जब हम बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, फास्टिंग पे होते हैं। एंड ऑल्सो डायबिटीज पेशेंट की यूरिन में भी कीटोन की बॉडीज होती है। एग्जाम्पल इज एसिटोएसिटिक एसिड। नाउ प्रोटीन्यूरिया और एल्ब्यूमिनुरिया, यानी कि जब प्रोटीन्स निकल रहे हैं और या फिर एल्ब्यूमिन निकल रहा है। हालांकि एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी प्रोटीन भी निकल रहे हैं। तो एल्ब्यूमिन इज द सीरम प्रोटीन, एंड यू शुड नो बच्चे, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट सीरम प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज एल्ब्यूमिन। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो तो उसको सीरम कहते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, वी हैव ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्ब्यूमिन होता है। अब अच्छा बताओ ये कंडीशन कब होगी बेटा? प्रोटीन्स तो सारे तब हमारे निकलते हैं जब फिल्टरेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। तो मान लीजिए एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस में लेकर के आए, तो अगर ग्लोमेरुलस में ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा, या मान लो बोमेन्स कैप्सूल का जो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें फिल्टरेशन स्लिट्स हैं, फिल्टरेशन स्लिट अगर बहुत चौड़ी हो चुकी हैं तो सारा फिल्टरेट में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। सो दिस इज नेफ्रिटिस कंडीशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस यानी कि आपका ग्लोमेरुलस काम नहीं कर रहा, ग्लोमेरुलस में कोई इन्फ्लेमेशन है। पाइलियोनेफ्रिटिस यानी कि अगर बोमेन्स कैप्सूल में
प्रॉब्लम है। ऐसा एक और रीजन से होता है, अगर फिल्टरेशन स्लिट्स ब्रॉड हो गई है। देन हेमाटोन्यूरिया, अगर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड पाया जा रहा है, तो ये भी कंडीशन है। हीमोग्लोबिन्यूरिया यानी कि हीमोग्लोबिन पा रखा है यूरिन में। पायरियो यानी कि पथ सेल्स, तो पथ सेल्स क्या होते हैं? द डेड WBCs। तो अगर WBCs जो डेड है, खराब है, तो ये बेटा यूरिन में पाए जाते हैं, और यानी कि ये इंडिकेट देते हैं कि WBCs वहाँ पे एक्शन कर रहे थे लेकिन वो मर गए, तो इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बच्चे, एल्कैप्टेन्यूरिया इज अ कंडीशन जहाँ पे एल्कैप्टेन यूरिन निकलता है बॉडी से। अब यूरिन में एल्कैप्टेन है, सो इसकी वजह से बेटा यूरिन जो है वो ब्लैक कलर की दिखने लगती है, तो इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए प्लीज नोट दिस डाउन, दीज आर दी एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब हम यूरिन की कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं। सो एक चीज बेटा याद रखिए, हम जो मैमल्स होते हैं, we need to conserve water। हम अपनी बॉडी से ज्यादा पानी बाहर नहीं फेंक सकते, तो यानी कि जो हमारा एम होता है दैट इज टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। हमारा एम क्या है कि यूरिन जो है उसको हाइपरटोनिक प्रोड्यूस करो। हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब है जिसमें वाटर की मात्रा कम है, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, हमें कंसंट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन नहीं होना चाहिए, हमें कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना है। और ये बेटा जो काम होता है, ये काम करता है आपका हेनले लूप। It is the function of हेनले लूप। नाउ बच्चे, अगर आपको पता हो, हमारे दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते थे। एक आपका होता था जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, और एक बच्चे आपके होते थे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी बॉडी में पानी है, हमें कंजर्व नहीं करना, उस कंडीशन में ज्यादातर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो होते हैं जिनका हेनले लूप इज नॉट डीप इनटू मेड्यूला, मेड्यूला में ज्यादा डीप नहीं होता। तो ये तब वर्क करता है व्हेन नो नीड टू प्रोड्यूस वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन। हालांकि काम तो हमेशा ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूंगी जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन की बच्चे, तो ये जो आपका होता है, दिस इज वेयर द हेनले लूप रन्स डीप इनटू मेड्यूला। और ये क्योंकि मेड्यूला में डीप है, तो इनके पास बच्चे वासा रेक्टा भी होता है, वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है। तो जब हमारी बॉडी में, अगर मैंने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हेनले लूप का काम है, तो हेनले लूप बेटा मेड्यूला के बहुत अंदर तक जाता है इन केस ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, यानी कि बेटा इनके पास लॉन्गर हेनले लूप है। तो जब कंसंट्रेशन यूरिन बनाना है तो ये ज्यादा काम करता है, तो इट वर्क्स when we need more water in our body। पानी ज्यादा चाहिए, यानी कि यूरिन में कम से कम पानी भेजना है, उस कंडीशन में ज्यादा जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन काम करते हैं। तो इन सारी चीजों से मुझे यहाँ पे क्या समझ आया कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का काम दो चीजों का है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू कंक्लूड एंड नोट कि देयर इज अ हेनले लूप and vasa recta
ये बेटा मदद करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। एंड ये जो मैकेनिज्म से ऐसा कर पाते हैं उस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे पढ़ेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअली में है क्या। नाउ जैसे मैंने कहा यहां पे दो चीजें काम कर रही हैं, एक हमारी हेनले लूप और एक जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में से डिवाइड हो रही है जो वासा रेक्टा है, जो हेनले लूप के साथ जुड़ी हुई है वो चीज। ठीक है, चलिए नाउ इफ आई टॉक अबाउट यहां पे, सो पार्टिसिपेशन ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। हेनले लूप बेटा कैसा होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहां पे ये ठीक है, दिस इज द PCT, दिस इज द DCT एंड दिस इज द हेनले लूप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेनले लूप की बात करूं तो ये बेटा कौन सा होता है, दिस इज द फिल्टरेट ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर इधर जा रहा है, तो ये कौन सा हुआ, दिस इज द डिसेंडिंग हेनले लूप। और ये बेटा कौन सा हुआ, दिस इज द असेंडिंग हेनले लूप। इन्हीं में यहाँ पे आपकी होती है द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो मान लीजिए ये आपकी दीज आर दी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और इन्हीं में से बेटा ऐसे आपका दिस इज दी वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर मैं देखूं वासा रेक्टा के अंदर ब्लड है बेटा और ये इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज दी डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड दिस इज दी असेंडिंग वासा रेक्टा। ये चीज समझिए कि वासा रेक्टा और हेनले लूप ऑपोजिट है टू ईच अदर। नाउ दो चीजें यहां पे होती हैं, एक बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक काउंटर करंट एक्सचेंज। अभी मैं बताऊंगी इनके बारे में। सो देयर आर टू थिंग्स, टू काम जो यहाँ पे चल रहा है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑपोजिट में फ्लो हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग हेनले लूप और असेंडिंग हेनले लूप में ऑपोजिट है। वासा रेक्टा का भी असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑपोजिट है। वासा रेक्टा और हेनले लूप के बीच में भी ऑपोजिट फ्लो है। सो वी नो कि यहां पे आपका ऑपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड है। सो दैट इज वाई इसको काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर एक्सचेंज का मतलब क्या है वो अभी समझेंगे। पहले बच्चे ये चीज यहां पे देखिए ना, मुझे क्या पता है, लेट्स सपोज मैं सिर्फ हेनले लूप बना रही हूं, तो ये बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हेनले लूप, दिस इज द डीस कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला, और ये वाला आपका DCT है। ठीक है, अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
चलो इसको इधर से बना देते हैं, ठीक है। Now, two things you need to remember. कुछ पार्ट नेफ्रॉन का मेडुला में है, कुछ पार्ट नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में है। कौन कौन सा है? अगर मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट, दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला, नीचे वाला मेडुला का पार्ट है, ठीक है। चलिए, देन मैंने यहां पे आपको क्या बोला, जो फिल्टरेट की डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब एक चीज बताइए बच्चे, जब आपका ब्लड यूरिन फ्लो कर रहा है तो वी नो कि दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां से आपका पानी भी निकलता है मैक्सिमम, और यहां से आपके सॉल्ट्स भी निकलते हैं एक्टिवली। तो सॉल्ट्स आर ऑल्सो कमिंग आउट एंड वाटर इज ऑल्सो कमिंग आउट। तो यहाँ पे इस जगह पे जो मेरा यूरिन है, जो फिल्टरेट है, दैट इज आइसोटोनिक, या यूरिन तो नहीं कहूंगी, फिल्टरेट कहूंगी, क्योंकि यूरिन तो आगे बनता है फाइनली। तो यहाँ पे जो मेरा इधर जो मेरा फिल्टरेट है दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है। फिर बच्चे ये डिसेंडिंग हेनले लूप है, यहां से हमें पता है कि वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो यहां से पानी बाहर निकलता है। तो आइसोटोनिक में से पानी बाहर निकल गया, तो यानी कि इस पोजीशन में जब यहां से सब जगह से पानी बाहर निकलता है, क्योंकि सॉल्ट्स के लिए परमिएबल नहीं होता, ये वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहां पे मेरा क्या हो गया, यूरिन हाइपोटोनिक हो गया, सॉरी हाइपरटोनिक हो गया, यूरिन भी नहीं, फिल्टरेट भाई, यहाँ पे मेरा फिल्टरेट हाइपरटोनिक हो गया। क्यों? पहले तो दोनों निकल रहा है, लेकिन यहाँ से सिर्फ पानी निकल रहा है, तो इस कंडीशन में मेरा हाइपरटोनिक फिल्टरेट है। अभी हाइपरटोनिक यानी कि यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है क्योंकि पानी निकल चुका। अच्छा, अब अगर मैं डिसेंडिंग हेनले लूप की बात करूँ, सॉरी असेंडिंग हेनले लूप की बात करूँ, तो यहाँ से बेटा सॉल्ट्स निकलते हैं। अब मैं ये NaCl निकल रही हूँ, साथ में लिख रही हूँ, तो वैसे तो सोडियम आयंस निकलते हैं, क्लोराइड आयंस निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग भी निकल सकते हैं, साथ भी निकल सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें से फिर से पानी बाहर आ रहा है, सॉरी इसमें से फिर से सॉल्ट बाहर आ रहा है, तो ये फिर से हाइपोटोनिक हो गया, यस और नो? यहाँ पे फिर से हाइपोटोनिक हो गया। देखिए दोबारा सुनिए, पहले तो बेटा दोनों निकल रहा था तो आइसोटोनिक है, फिर वाटर निकल रहा है तो आपका पानी कम हो गया तो हाइपरटोनिक हो गया, फिर आपका केवल सॉल्ट निकल रहा है तो सॉल्ट भी निकल गया अब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हाइपोटोनिक हो गया, यानी अब इसके अंदर पानी ज़्यादा है। तभी तो बेटा उसके बाद फिर यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में से खूब सारा पानी निकलेगा, एंड तभी फाइनली यहाँ पे फिर से हाइपरटोनिक, अब ये कहलाएगा यूरिन, अब ये हाइपरटोनिक यूरिन कहलाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, किस तरीके से ये पॉसिबल है, कौन इसको मेंटेन करता है? सो नाउ टू थिंग्स आर देयर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंज। अब यहाँ पे दोनों स्टेप्स को देखेंगे, ये आई होप आपको बेसिक समझ में आया हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये चीज कैसे होती है। सो देखिए बेटा, बड़ा आसान है। व्हाइट वाला दिस इज द हेनले लूप, दिस इज द डिसेंडिंग हेनले लूप, एंड दिस इज द असेंडिंग हेनले लूप, ठीक है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग हेनले। चलिए, मुझे पता है कि डिसेंडिंग हेनले लूप में से पानी निकलता है, एक बात बताइए बेटा, पानी कब निकलेगा? जब भी मैं कोई लेट्स सपोज सेल को डालती हूं जिसमें खूब सारा सल्यूट है, अगर मैं उसको पानी में डालती हूं
तो आपको पता है कि एक्सॉस्मोसिस हो जाता है, पानी सेल से, सॉरी अगर मैं उल्टा बोल रही हूँ, कभी भी मैंने सेल को सॉल्ट ज़्यादा डाला है और बाहर पानी में डाला है तो एंडोस्मोसिस हो जाता है। जैसे किशमिश को अगर पानी में डालो तो किशमिश फूल जाती है, बादाम फूल जाता है, आलू को पानी में उबालो तो फूल जाता है। क्या होता है, सेल बेटा के अंदर पानी जाता है, क्योंकि सेल्स के अंदर आपके कम है, क्या कम है, पानी, सॉल्ट ज़्यादा है। बाहर पानी ज़्यादा था तो बाहर से पानी अंदर आता है। और उल्टी कहानी, अगर मैं इसी को सॉल्ट वाटर में डाल दूं किशमिश को तो किशमिश सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। यही होता है। यानी मुझे बेटा पानी को बाहर निकालना है तो दूसरी कंडीशन है, पानी बाहर निकालने के लिए बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर पानी बाहर आ रहा है तो यहां पे कंसंट्रेशन तो बाहर आनी चाहिए, और यही यहां पे होता है। दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द मेड्यूला। अगर हम अपने कोई टिश्यूज देखें तो वहां पे बेटा एक जैसी कंसंट्रेशन रहती है। कोई अपना टिश्यू देखूंगी भाई एक जैसी कंसंट्रेशन रहेगी ना, अलग अलग थोड़ी रहेगी। लेकिन किडनी बड़ी होशियार है, क्योंकि किडनी को ये सब संभालना होता है भाई, तो इसको बड़ा अच्छे से आता है सॉल्ट वाटर बैलेंस, बड़ी पीएचडी कर रखी है इसने फुल। तो ये क्या करती है, आपकी किडनी के जो टिश्यूज है, ये जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, इसी में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है, इसी में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है। अब आप बोलेंगे कैसे बना रहता है, उसका क्वेश्चन अभी मिलेगा, रुको जरा सब्र करो। देखिए मैंने आपसे कहा तो ये बेटा कुछ 300, 600, 900, इसको थोड़ा थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 600, 900, 1200 और यूनिट है और मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ऑस्मोलैरिटी दिखा रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिखा रहा है। बेटा ये वाला कॉर्टेक्स का पार्ट है, और जो मेड्यूला का पार्ट है उसे कहते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एक ग्रेडियंट बना है। अगर आप देखेंगे ऊपर 300 है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सॉल्यूट्स कम है। कहां पे? टिश्यूज में, आसपास जो ब्लड है, आसपास जो टिश्यूज है, फ्लूइड है, उन सब में। जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे जैसे मेड्यूला पे आ रहा है, ये बढ़ रहा है 600, 900, 1200, तभी तो बेटा पानी निकल पाएगा। तो जो मैं बार बार कह रही हूं कि डिसेंडिंग हेनले लूप से पानी निकालो, पानी निकालो, कैसे निकालोगे? बाहर तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा मेंटेन रहना चाहिए ना भाई, बाहर पानी कम होना चाहिए, तभी तो अंदर से बाहर आएगा। ये सब कुछ सेल्स से ही तो बना है। तो यस बिल्कुल, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैं यहां पे व्हाइट से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखूंगी, इट हेल्प्स टू रिमूव वाटर फ्रॉम डिसेंडिंग हेनले लूप। डिसेंडिंग हेनले लूप से पानी निकालता है, ये पानी यहां से भरपूर निकल रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कैसे हुआ? मतलब कभी तो शुरुआत हुई होगी, अगर पानी निकला तो तुरंत ही बेटा ये ग्रेडियंट रहना भी तो चाहिए। चलिए मैंने कहा कि नीचे नीचे करते करते, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे आइसोटोनिक था, फिर यहाँ पे करते करते हाइपरटोनिक यूरिन बन जाता है, फिर करते करते हाइपोटोनिक बनता है। तो ये बदलती रहती है भाई। तो ये तभी पॉसिबल है जब चीज़ें निकलती रहें, लेकिन ये क्या निकल रहा है ये डिपेंड करेगा बाहर की ऑस्मोलैरिटी पे। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कौन कर रहा है? दिस असेंडिंग हेनले लूप। वी नो कि असेंडिंग हेनले लूप में से आपका क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा। यस और नो? भाई यहां से खूब सारा सोडियम क्लोराइड निकलेगा।
So this sodium chloride is creating the concentration gradient. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी इसको, it creates the concentration gradient. इसीलिए बेटा पहला पार्ट काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये आपका हेनले लूप होता है क्योंकि ये क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सचेंज, ये पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो। क्रिएट करता है कंसंट्रेशन हेनले लूप का असेंडिंग लूप। ठीक है, चलिए ये हो गई यहाँ पे बात। चलिए अब यार ऊपर तो ऑस्मोलैरिटी कम है, नीचे तो ज्यादा हो गई। भाई ऊपर तो सॉल्ट कम है ना, नीचे अब ज्यादा हो गया, तो ऐसे तो ये ऊपर भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं? जब यहाँ से सॉल्ट निकल रहा है तो ये सॉल्ट तो ऊपर चला जाएगा ना बेटा। क्यों चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, भाग जाएगा ऊपर, उसकी मर्जी है। तो भाई मेरा सारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा, और अगर बिगड़ा तो पानी यहां से नहीं निकलेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए होता है वासा रेक्टा। तो ये जो मैंने लिखा है काउंटर करंट एक्सचेंज, यहाँ पे मेंटेन होता है, एंड दिस इज बाय वासा रेक्टा। सो देखिए बेटा, अब हम वासा रेक्टा बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे बना रही हूं मैं। अब वासा रेक्टा की उल्टी कहानी होती है, ये ईथर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। सो दिस इज द डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड दिस इज द असेंडिंग वासा रेक्टा। अब देखिए यहां पे क्या होगा। जो बेटा सॉल्ट यहां से निकलता जा रहा है, ये ऊपर से आ रहा है ना, पहले ये आ रहा है, तो जो सॉल्ट कहीं ऊपर ना भाग जाए, ये सारा एंटर हो जाएगा वासा रेक्टा में। सो इट विल एंटर इन दी वासा रेक्टा। क्यों एंटर? तो ये इधर चला गया, इंटर्स इन वासा रेक्टा, ताकि ये ऊपर नहीं भाग जाए। तो ये बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। सो इट इज maintaining the concentration gradient. It is creating the gradient and this is maintaining the gradient. इस सॉल्ट को सब कुछ होल्ड पे इसने रख लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, अल्टीमेटली मुझे पानी को कहाँ भेजना है? बॉडी में भेजना है। ये बाहर निकल के कहाँ जाना चाहिए? ब्लड में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ब्लड में ही तो वाटर को रखना है। अच्छा, तो क्या होगा? अब आप क्लियरली यहाँ पे समझ गए कि जब बेटा यहाँ पे ये सॉल्ट आ रहा है तो यहाँ पे ये हाइपरटोनिक हो गया, तो यहां से पानी अंदर चला जाएगा और ये बेटा फिर ब्लड में पहुंच जाएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल में पहुंच जाएगा। ये ब्लड में पहुंच जाएगा और इफरेंट आर्ट्रियोल में पहुंच जाएगा। सिंपल, दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता, कुछ लोग समझा नहीं पाते, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था ना, बहुत आसान था। अब एक खेल यहाँ पे बचा है यूरिया का। बेटा दो चीज हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने में मेंटेन करती है, मदद करती है। एक तो सोडियम, दूसरा क्लोरीन और तीसरा यूरिया। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहां से पानी निकला तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, लेकिन ये क्रिएट कैसे होगा? तो यहां से NaCl निकल गया। अब ये NaCl ऊपर ना जाए तो ये वासा रेक्टा में एंटर होता है। वासा रेक्टा ऑपोजिट जा रही है, तो जब सॉल्ट यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ से पानी को लेकर के वापस चला गया। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये 300, 600, 900 और 1200 के आसपास है। ये बेटा आपका क्या है? दिस इज दी हेनले लूप। हेनले लूप से अगर आप देखेंगे ये पानी बाहर आया, ठीक है, और असेंडिंग हेनले लूप में से ये NaCl बाहर आया।
ठीक है, चलिए बेटा ये NaCl जो बाहर आ रहा है ये इसमें एंटर कर रहा है टू द डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक है। अच्छा, लगे हाथ बेटा क्या होगा, अब ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ये पानी जो यहां पे आ रहा है इट कैन एंटर हियर, ठीक है। अब यहां पे बाकी चीजें हैं कि कुछ सॉल्ट भी यहां से निकलता रहता है जो ऊपर जा रहा है, बिकॉज दिस विल गो बैक टू द ब्लड। तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बनाना है तो ये भी बेटा यहां से सॉल्ट निकलता रहता है, लेकिन फिर से ये सॉल्ट इसी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। चलिए, और ऐसे कहानी चलती रहेगी। एक और चीज बेटा यहां पे होती है, अगर आप कलेक्टिंग डक्ट में से देखेंगे तो यहां से यूरिया निकलता है, ये यूरिया भी मदद करता है कंसंट्रेशन को बनाने में। लेकिन अब अगर आप बोलेंगे तो लेट्स सपोज मैं मानूं इधर दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, तो यहां से भी यूरिया बाहर आया, तो ये यूरिया अगर बाहर निकल जाएगा तो ये भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये तो वापस आ गया, तो ये तो ब्लड में ना चले जाए, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये बेटा दोबारा से इधर आ जाता है और फिर वापस ये इस तरीके से घूमता रहता है, जो इज कमिंग हेयर अगेन गोइंग बैक, सम एक्सक्रीटेड सम कमिंग हेयर अगेन गोइंग बैक, ताकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करे और ब्लड में भी नहीं जाए, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब एक बार आप इसको पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू विल राइट इन योर एग्जाम। सो देखिए बेटा बड़ा सिंपल है इसको यहाँ पे समझना और लिखना। हेनले लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, द ग्रेटर द लेंथ द मोर इज द कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। इसलिए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा एक्टिव होते हैं ये करने में। हेनले लूप बेटा क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग 300 से लेकर के 1200 में, और ये कहां से कहां तक है, 300 कॉर्टेक्स से है, और जो 1200 है वो लास्ट, ये मेडुलरी पिरामिड का जो टिप था इसको मेडुलरी पैपिले कहते थे यहां तक। वासा रेक्टा बेटा रिस्पॉन्सिबल करता है मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि इट टेक्स द NaCl फ्रॉम ascending Henle loop. NaCl transported by ascending, सिंपल देखिए NaCl ascending से आया, taken by the descending vasa recta। आगे देखिए NaCl return to the medullary interstitium by the ascending vasa recta। तो देखिए भाई ये अब आप बोल रहे होंगे कि मैम जब यहां से सॉल्ट निकला तो इसने सॉल्ट भी तो ले लिया, तो अब ये क्या करेगा, क्या ये सॉल्ट को भी ले जाएगा? नो बेटा, ये सॉल्ट को नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट इसका काम है मेंटेन करने का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्रिएट किया पहली बार जब NaCl निकला, लेकिन वापस मुझे इसी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl चाहिए, तो ये NaCl बेटा दोबारा यहां से निकल जाता है, मतलब ले रहा है लेकिन वापस ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ही इसको छोड़ दे रहा है। सो इट इज क्रिएटिंग, इट इज मेंटेनिंग द ग्रेडियंट। आगे देखिए यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय द लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये बेटा भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है और फिर से इसको असेंडिंग हेनले लूप ले लेगा। वाटर इज रिमूव फ्रॉम द डिसेंडिंग हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो कि हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा। सो दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ऑल राइट, चलिए ये टॉपिक हो जाने के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एक चीज बेटा अब ध्यान से समझें, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है यूरिन पे भी। अगर मेरे यूरिन से सॉल्ट्स, पानी बाहर चला गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर जाता है तो। सेम अगर मेरी बॉडी से नहीं गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब है, दैट इज इसमें आपके
सॉल्ट्स एंड खूब सारा पानी है। और अगर बेटा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स, और यही तो है ब्लड प्रेशर, यही होता है ब्लड प्रेशर। सो अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब फ्लूइड्स कम है इन ब्लड, तो यानी कि लो ब्लड प्रेशर। अब देखिए हमारी बॉडी में ना ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा है ना कम ब्लड प्रेशर अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ना ज्यादा ब्लड प्रेशर अच्छा है ना कम ब्लड प्रेशर अच्छा है, नॉर्मल होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करने में किडनी मदद करती है। कैसे मदद करती है? हमारी बॉडी में यूरिन कितना बन रहा है, इट इनडायरेक्टली रिलेट्स टू दिस। तो अगर हमारी बॉडी में लेट्स सपोज ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो मुझे यूरिन उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। अगर ब्लड प्रेशर कम है यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसके अकॉर्डिंग यूरिन की फॉर्मेशन करनी होगी। तो अब यहाँ पे हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे। पहली कंडीशन इज व्हेन हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या है? इन दिस केस देयर इज हाई ब्लड वॉल्यूम, यस और नो? इस केस में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा है। चलिए यहां पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि सब कुछ रीएब्सॉर्ब हो गया, यूरिन में कम भेजा है। तो एक्चुअली यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड है, सो दैट मीन्स यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड है। तो ये बेटा आपका हाई बीपी कॉज कर रहा है। अब मुझे इसको कर्ब करना है, सो व्हाट विल बी माय एम? ये तो कंडीशन है। एम क्या होगा मेरा? एम मेरा होगा टू प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन। क्या होगा? हाइपोटोनिक यूरिन मुझे बनाना है, यानी कि फ्लूइड्स मेरे यूरिन में ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए। ठीक है, दैट इज मोर फ्लूइड इन यूरिन। यूरिन में मेरे को ज्यादा फ्लूइड बनाना है, ये मेरा एम है, ये मेरी कंडीशन है। अब मैं ये दो तरीके से कर सकती हूं। पहली कंडीशन, इंक्रीज कर दीजिए अल्ट्रा फिल्टरेशन, है कि नहीं भाई? अगर मैं अल्ट्रा फिल्टरेशन को इंक्रीज कर दूं, यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं GFR बढ़ा दूं तो ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, तो बॉडी सबको रख के क्या करेगी? कुछ तो बाहर फेंकेगी। तो या तो ये ऑप्शन है कि भाई जब ऑलरेडी मेरी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड है तो ब्लड भी ज्यादा फ्लूइड लेकर ही जाए, फिल्ट्रेट भी ज्यादा ही बने। सो यहां पे क्या होता है? अब बेटा यहां पे देखिए हाई बीपी होगा, हाई बीपी की वजह से ऑटोमेटिकली हाई, ये मैंने आपको बताया था, मैं एक ही बार लिख रही हूं बेटा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इफ यू रिमेंबर कि एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल है, फिर यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस, फिर ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ से खूब सारा ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये चौड़ी भी होती है ज्यादा। सो अगर मेरा हाई आ रहा है खूब, और अगर हाई प्रेशर है तो हाई ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, यानी बेटा नेट फिल्टरेशन रेट हाई होगा, यानी बेटा GFR भी हाई होगा। और अगर मेरा GFR हाई होगा तो यानी कि मोर फिल्टरेट विल बी प्रोड्यूस। तो बॉडी देखो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर रही है। और अगर मोर फिल्टरेट प्रोड्यूस हो रहा है सो मोर रीअब्सॉर्प्शन।
रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा बढ़ा करके मैं यूरिन को कैसा बना सकती हूं? अच्छा, मोर रीएब्जॉर्प्शन मत लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। मुझे क्या करना है, जब खूब सारा फिल्टरेट बन रहा है तो सबको रोक करके क्या रखना है, तो मेरा यूरिन फॉर्मेशन में सिक्रीशन भी अच्छे से होगा, फिल्टरेशन भी अच्छे से होगा, तो यूरिन मेरा हाइपोटोनिक बनेगा। या सिंपल से यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड मोर, यानी कि मोर हाइपोटोनिक, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया भाई? जब फिल्टरेट ही ज्यादा बना तो यूरिन भी तो ज्यादा ही बनेगा। चलिए, ये हो गया पहली कंडीशन कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं। दूसरे तरीके से मैं कैसे कर सकती हूं, मैं वाटर को रीएब्सॉर्ब ना होने दूं, मैं रिड्यूस कर दूं वाटर की रीएब्सॉर्प्शन। भाई जब मेरी बॉडी में ब्लड फ्लूइड बहुत ज्यादा है तो मैं वाटर को रीएब्सॉर्प्शन नहीं होने देना है ना भाई। वाटर अगर रीएब्सॉर्ब और ज्यादा हो गया तो ब्लड फ्लूइड और बढ़ जाएगा। तो यानी कलेक्टिंग डक्ट में से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में से मेरे को वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं करना है। सो देखिए बेटा, अब सिंपल सी बात है, जब हमारा हाई ब्लड वॉल्यूम होता है तो बेटा जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये ऑन हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को टू रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ ADH, यानी रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ ADH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर ADH सिक्रीट ही कम हो रहा है तो रिड्यूस वाटर का रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट and DCT. Therefore, water increases in urine that is hypotonic. यही चाहिए था, मिल गया। ठीक है बेटा, मिल गया हमें। चलिए, ये मेरा हो गया यहाँ पे, अगर मुझे रिड्यूस करना है वाटर की रीएब्सॉर्प्शन को। अगला नेक्स्ट मेरी कंडीशन है व्हेन माय बॉडी इज फीलिंग लो ब्लड प्रेशर। अब तो ब्लड प्रेशर कम है भाई, कम भी ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं होता, बॉडी में अच्छे से ब्लड नहीं फैल पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इवन किडनी में भी अच्छे से फिल्टरेट नहीं बन पाएगा। तो अब मुझे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, देयर इज लो बॉडी फ्लूइड, देयर इज लो बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। सो मेरा एम क्या होगा, मेरा एम होगा टू इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, दैट इज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। अब हमें यूरिन को हाइपरटोनिक बनाना है ताकि कम से कम फ्लूइड्स बॉडी से बाहर जा सके यूरिन में और हमारी बॉडी में ही वो रह सके। ठीक है, चलिए अब इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका बेटा देखेंगे, यहाँ पे वहां पे मैं इंक्रीज कर रही थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहां पे मुझे रिड्यूस करना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो रिड्यूस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कम से कम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो। ठीक है, यानी कि फिल्टर रेट कम बने। ये नहीं बोल रही कि फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो, अच्छे से हो, लेकिन फिल्टर रेट कम बने ताकि यूरिन ही कम बने। यूरिन ही कम बनेगा तो बॉडी में ज़्यादा स्टे करेंगे फ्लूइड्स, लेकिन सारे वेस्ट सब्सटेंसेस यूरिन में जाने चाहिए। सो रिड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, देखिए बेटा अब उल्टी कंडीशन हो गई,
लो ब्लड वॉल्यूम है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो है, और एफरेंट में अगर ब्लड मेरा कम प्रेशर से आ रहा है तो आप मुझे यहां पे बताइए, यहां पे GHP मेरा कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको कंस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं इसको कंस्ट्रिक्शन कर दूं तो यहां पे कम बॉडी ब्लड आएगा। कंस्ट्रिक्शन करूंगी, अब ये मत बोला मैम कंस्ट्रिक्शन से तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है बढ़ा, लेकिन मेरा ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे कम है। आई विल कंस्ट्रक्ट, आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे कम मेरा वॉल्यूम आ रहा है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ प्रेशर कम लगेगा, फिल्टर रेट का प्रेशर ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तो मेरा कम फिल्टर रेट बनेगा। सो व्हेन देयर इज लो बीपी, एफरेंट आर्टरियल्स की जो वॉल है वो बेटा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि लो बीपी की वजह से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो लेस फिल्टर रेट प्रोड्यूस होगा, और लेस फिल्टर रेट प्रोड्यूस होगा तो लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा, यानी कि हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल था। नाउ दूसरा तरीका मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट तरीका, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन मुझे बढ़ानी है। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को मैं इंक्रीज कर दूं तो यहां पे जो मेरे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हो जाएंगे तो हाइपोथैलेमस आराम से एडीएच को बनाता रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में से एडीएच रिलीज होता रहेगा, और ये एडीएच कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता रहेगा एंड बेटा प्रोड्यूस हो जाएगा हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका। नाउ द थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ सकता है। दिस इज रास मैकेनिज्म बेटा, RSS, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द थर्ड वी हैव इज RAS mechanism, which is renin angiotensin aldosterone system, renin angiotensin aldosterone system, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे इसको देखिए बेटा, ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, इसको ऐसे बनाती हूं या फिर इधर बनाते हैं। ये मेरी एफरेंट आर्टरियोल है, ये मेरा ग्लोमेरुलस है, ये मेरी इफरेंट आर्टरियोल है। दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। बेटा डीसीटी भी आपका कहाँ होता है, किधर होता है, कॉर्टेक्स में ही होता है, ये भी कॉर्टेक्स। तो डीसीटी का वो पार्ट जो कि कॉर्टेक्स में है, मान लीजिए कि समवेयर इधर, दिस इज द डीसीटी। तो यहां पे कुछ सेल्स होते हैं, हमने कहा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, तो ये बेटा कुछ डार्क स्टेन सेल्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं मैस्क्यूला डेंसा। और यहां पे भी कुछ सेल्स होते हैं, यहां पे थोड़े होते हैं, यहां पे ज्यादा, इन्हें कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। ये बेटा रेनिन को सिक्रीट करते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये रेनिन सिक्रीट करते हैं। नाउ व्हाट हैपन इज दीज जेजीए सेल्स ये रेनिन को रिलीज करेंगे। इट इज अ एंजाइम होता है ये एक तरीके का, किसी किसी किताब में इसको प्रोटीन हार्मोन भी लिखा होता है, बट इट इज एन एंजाइम बेसिकली। सो देखिए बेटा, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर से आ रहा है फ्लूइड, तो ये सेल्स जेजीए सेल्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज
डिटेक्टेड बाय juxtaglomeralis apparatus cells एंड ये बेटा रिलीज कर देते हैं रेनिन को। अब ये रेनिन यहां पे क्या करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखिए बेटा, एक होता है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, इट इज ऑल्सो अ प्लाज्मा प्रोटीन, और बाकी ही प्लाज्मा प्रोटीन की तरह बेटा ये भी लिवर में बना होता है। इसको बेटा ये रेनिन ब्लड में ही, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से तो अभी ब्लड ही आ रहा है और ब्लड से ही रेनिन रिलीज होगा, तो ये बेटा इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कंप्लीट कर देगी, कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसिन नोजेन यानी कि इनएक्टिव को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगी। अभी ये इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो ये फर्दर जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है बेटा, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज कन्वर्टेड बाय एस। एस क्या है, इट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये बेटा एल्व्यूली से आता है फ्रॉम लंग्स, एल्व्यूली ऑफ लंग्स। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। बेटा होता क्या है, ये पेप्टाइड नंबर ज्यादा है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स का नंबर कम है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 सारा खेल खेलेगा। तो सबसे पहले रास एक्टिवेट हुआ, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, 1 बेटा 2 में कन्वर्ट होगा ना। दिस विल क्या करना है, हाई ब्लड प्रेशर करना है, हमें हाइपोटोनिक यूरिन बनाना है। दिस विल मेक दी हाइपोटोनिक यूरिन 3 तरीके से। सबसे पहले बेटा ये हमारे हाइपोथैलेमस में जाकर के काम करेगा और ये हाइपोथैलेमस से थर्स्ट को इंक्रीज करेगा, यानी हमें ज़्यादा प्यास लगेगी। जब हम ज़्यादा प्यास लगेगी तो हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो स्मूथ मसल्स हैं ऑफ वेसल्स, ये बेटा कंस्ट्रिक्शन करने में मदद करेगा। क्या बोला मैंने, स्मूथ मसल्स की जो वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स है उसमें कंस्ट्रिक्शन करने में मदद करेगा, जो हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा तो ऑफ कोर्स जीएफआर सब कुछ सब बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका होता है, ये बेटा एल्डोस्टेरॉन को निकलवाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स में से। सो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का बेटा आपने पढ़ा है, जो उसका बाहर का पार्ट है दैट इज द कॉर्टेक्स, जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज द मेडुला। तो वह एड्रीनल कॉर्टेक्स में से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा, तो ये रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ये क्या करता है, जब बेटा एल्डोस्टेरॉन आया तो ये अब हेनले लूप में से सॉल्ट्स निकल रहे थे, उसके बाद डीसीटी में जा रहा था, ये बेटा डीसीटी में से सॉल्ट को रिमूव कराएगा। अब आप सोचिए, जब डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में से सॉल्ट रिमूव हो रहे हैं तो यानी कि पानी ज़्यादा हो जाएगा। वो सारा पानी आगे कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है और कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा पानी है, वो तो बहुत होशियार है क्योंकि वो बहुत सारे नेफ्रॉन को संभाल रहा है, उनमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। वो वाटर बाहर निकल करके हमारे बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज कर देगा। सो ये बेटा क्या करेगा, इट विल इंक्रीज सोडियम क्लोराइड
रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट बनेगा। भाई जब सॉल्ट निकल रहा है तो हाइपोटोनिक हो गया ना बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और यहां से वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन बन हाइपरटोनिक यूरिन बन जाएगा। जब वाटर रीएब्सॉर्ब हो गया तो हाइपरटोनिक यूरिन बन गया। ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट है, यूरिन तो हाइपरटोनिक ही बनाना है, ठीक है। चलिए, दिस इज द रास मैकेनिज्म, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। चलिए ना, अब मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो भाई, तब संभलना है। अब हमें इसके ऑपोजिट काम करना है, दैट इज द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। देखिए बेटा, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम फाइनली अब ज्यादा होते जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सो दिस इज डिटेक्टेड बाय द राइट एट्रियम। ये हमारा राइट एट्रियम डिटेक्ट कर लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये राइट एट्रियम इसको डिटेक्ट कर लेता है बच्चों, तो ये क्या करेगा, वहां से इसकी वॉल्स से रिलीज होगा ANF फैक्टर। ANF फैक्टर, ये ANF बेटा क्या करेगा, इट इज अ वासोडाइलेटर। तो एल्डोस्टेरॉन वासो कंस्ट्रिक्टर था, ये वासोडाइलेटर है, ये डायलेट करेगा, ल्यूमेन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा रास मैकेनिज्म को, दैट इज कैसे, ये इनहिबिट करेगा GG सेल्स, रेनिन को, ये नहीं निकला, एल्डोस्टेरॉन नहीं आया, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो ये काम करता है आपका ANF, ठीक है। ऑलराइट, चलिए विद दिस थिंग बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट में छोटा सा पार्ट है जो कि हम NCERT से ही रीड कर लेंगे, क्या क्या लाइन हमें मार्क करनी है। द फर्स्ट इज मिक्सचरेशन। तो मिक्सचरेशन यानी कि अब यूरिन बन गया, अब हमें बॉडी से यूरिन को फेंकना है। तो बेटा क्या होता है, यूरिन अल्टीमेटली आपका यूरेटर के थ्रू आया आपका यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां पे बेटा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है सब कुछ। सो व्हाट हैपन इज, जब ये फिल हो जाता है विद द यूरिन, यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इस स्ट्रेच को CNS डिटेक्ट कर लेता है। तो इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। वहां से बेटा मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर के आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए स्मूथ मसल्स और यूरिन बाहर जा सके, ठीक है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स रिलीज करेगी द यूरिन। दिस इज द मिक्सचरेशन। बाकी सारी चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, यूरिन कैसा होता है, प्रॉपर्टीज कैसी होती है, दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी रिटन। चलिए नेक्स्ट बेटा, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो बहुत सारी और ऑर्गन्स भी यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला लंग्स बेटा रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। भाई हमारी बॉडी से वेस्ट तो बहुत तरीके से जाते हैं, लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक रही है। स्किन से बेटा हमारा स्वेट आता है, सीबम आता है, सॉइल आता है, सॉइल कह रही हूँ, ऑयल आता है, ये सब कुछ बाहर जाता है। लिवर बेटा मदद करता है, लिवर में भी यहाँ पे डिग्रेडेशन होती हैं पार्टिकल्स की। किडनीज बेटा करता ही है, लंग्स भी कर रहा है ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे तो लिवर बेटा यहाँ पे डिग्रेडेशन होती है, कैसे, सिक्रीट्स करता है बाइल सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइडल हार्मोन्स के डिग्रेडेशन। विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये सारे सब्सटेंसेस अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट में जाते हैं। नाउ बेटा स्किन से स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स, यहाँ से आपके एक्स्ट्रा ऑयल, एक्सेस स्वेट, एक्स्ट्रा फ्लूइड, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब निकलता है।
हालांकि प्राइमरी फंक्शन इसका कूलिंग इफेक्ट है, क्योंकि हम थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं। हम अपनी बॉडी को अगर गर्मी लगती है तो वी स्वेट, एंड इफ़ हमें ठंड लगती है तो वी शिवर। हालांकि ये मेन काम इसका ये होता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड में से स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस निकल रहा है भाई, ठीक है। एक और चीज़ बेटा, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे कि लिवर में आपकी यूरिया साइकिल भी होती है, जिसको हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। यहीं पे बेटा जो अमोनिया है वो यूरिया में बन रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना, ये नीट में कई बार पूछी गई है, पहली लाइन पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है हमारे, कुछ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूरिन, एबनॉर्मल यूरिन का। आगे देखिएंगे बेटा, सबसे पहले यूरेमिया। यूरेमिया इज अ कंडीशन जहाँ पे यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्लड में। सो इट लीड्स टू दी, जब हमारी बॉडी यूरिया को बाहर नहीं फेंक रही तो ब्लड में वो सारा यूरिया आ जाएगा, दैट कंडीशन इज यूरेमिया। बेटा ये अक्सर तब भी होती है प्रॉब्लम जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। तो जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करती तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है बेटा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। एक डायलाइज़र है, डायलाइज़र में मान लीजिए, लेट्स सपोज कि दिस इज़ अ डायलाइज़र। तो यहाँ पे ऐसी ट्यूब्स होती हैं, तो हमारा ब्लड यहाँ पे डाला जाता है। नाउ बेटा यहाँ पे आपका फ्लूइड होता है जिसकी कंसेंट्रेशन लाइक ब्लड होती है। तो अगर एक ट्यूब है जो कि परमिएबल है, ट्यूब के बाहर भी ऐसा फ्लूइड ब्लड जैसा, प्लाज्मा जैसा, और फ्लूइड के अंदर भी तो हमारा ब्लड है ही, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक्सचेंज होगा। तो ये फ्लूइड को बदलते रहते हैं, एक्सचेंज होता रहता है। इन ब्लड से सारा वेस्ट सब्सटेंस इस फ्लूइड में डाला जाता है, फ्लूइड से एक्सचेंज हुआ, गंदा वाला फ्लूइड बाहर निकालते रहते हैं और नया फ्लूइड चढ़ता रहता है, और जो ब्लड साफ होता जा रहा है वो बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। सो दिस इज दी आपका हीमोडायलिसिस। सो देखिए बेटा, हीमोडायलिसिस यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम डायलाइजिंग यूनिट यूज करते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ब्लड बेटा पंप किया जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका जब ब्लड एक बार पंप कर दिया, यहाँ पे कुछ एंटी कोगुलेंट भी ऐड करे जाते हैं ताकि आपका ब्लड जो है वो कोगुलेट ना हो, लाइक हेपारिन। ना सेलोफिन ट्यूब्स हैं बेटा जो सराउंडेड है बाय डायलिजिंग फ्लूइड, जिसका जो कंजप्शन है वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसे है। हाँ ऑब्वियसली उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो मुझे ब्लड से बाहर निकालने हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा ऑफ पार्टिकल्स। फाइनली बेटा जो नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलिजिंग फ्लूइड, ये सब्सटेंसेस इजीली आउट हो जाएंगे फ्रॉम द ब्लड। तो क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लूइड में नहीं है तो ब्लड से ये फ्लूइड में जाएंगे, ये गंदा वाला फ्लूइड फेंक दिया जाएगा और जो क्लियर ब्लड है उसको बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा। दिस इज योर हाउ डायलाइजर वर्क, जिन्हें हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ना बेटा यहाँ पे रीनल फेलियर एक कंडीशन है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, केवल हमारी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है किडनी को ट्रांसप्लांट करने के अलावा। तो किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर बहुत ज़रूरी है मैच करना। देन बेटा जब भी हम कोई ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमें अपनी बॉडी से इम्यूनिटी को सप्रेस करना होता है। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज करते हैं, यूज ऑफ इम्यूनिटी सप्रेसेंट, एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये बेटा हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ताकि इजीली रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई, इसको बेटा किडनी स्टोन्स कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, तो यहाँ पे लिखा है, पूरी तरीके से नहीं लिखा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं जो स्टोन्स क्रिएट करता है, ठीक है। देन देयर इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जहाँ पे ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो गई। एक और बेटा आप इसी में याद कर लीजिए, विच इज गाउट, जब यूरिक एसिड
एक्यूमुलेट हो जाता है इन जॉइंट्स, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स की, इसको हम गाउट कहते हैं। सो विद दिस थिंग हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लोकोमोशन मूवमेंट में वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने वाला, लेकिन हम एक लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म 2 एग्जाम। इस लेक्चर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंपल चीज, जो हमारी स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेन चीजें हमें करनी है, इसमें ही हमारा मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो विद दिस थिंग विल एंड द क्लास टुडे। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।